नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईला को बहुत दिन से बुखार आ जा रहा था, इसके लिए वो दवाइयाँ भी खाती है, लेकिन एक दिन उसके पैरों में बहुत दर्द होता है और वो जैसे ही अपने बेड से उठकर चलने की कोशिश करती है कि तभी गिर जाती है, जिसके बाद उसकी माँ अंजू उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है और वो घबराकर बोलती है, अरे बेटा, तू तो बहुत गर्म हो रही है। माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं अपने पैर हिला भी नहीं सकती। मुझे तो तू कमजोर भी लग रही है। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अंजू अपनी बेटी को टैक्सी में किसी तरह बैठाकर क्लिनिक लेके जाती है, जहां उसकी हालत और खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। कुछ देर बाद अंजू उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहां डॉक्टर उसे चेक करते हैं और उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर उसके रिपोर्ट्स देखकर अंजू से बोलते हैं, आपकी बेटी को एडमिट करना पड़ेगा अभी। पर डॉक्टर क्यों? आखिर उसे हुआ क्या है? कैसा बुखार है? कुछ तो बताइए। आपकी बेटी को डेंगू हो गया है, रिपोर्ट्स में आया है। इन्हें बुखार कब से आ रहा है? 2-4 दिन से कम ज्यादा हो रहा है इसे बार बार। अब इनकी तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई है, इनकी प्लेटलेट्स गिर गई हैं। आपको पता है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाने पर जान भी जा सकती है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। देखिए, मैं बस बता रहा हूँ, इसीलिए आप इन्हें इतना हेल्दी खाना दीजिए जिससे इनकी सेहत दुरुस्त हो, इनकी प्लेटलेट्स बढ़ने लगे। डॉक्टर, अब तो ये आप बताएंगे ना कि मैं उसे ऐसा क्या दूं। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, अगले महीने उसकी शादी है। अब फिक्र मत कीजिए। वैसे एक चीज है जिससे आपकी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, अगर आप उसे बकरी का दूध पिला दो, क्योंकि उसको पीने से प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं, साथ ही कमजोरी भी चली जाती है, इनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी उससे। ठीक है डॉक्टर, मैं बकरी का दूध तो पिला दूंगी, पर ये कितना देना है? देखिए, इसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है और ये महंगा भी आता है, तो आप एक हफ्ते में इन्हें 4 बार हाफ ग्लास दे सकती हैं। ठीक है डॉक्टर, आप दवाई बता दीजिए, मैं इसके लिए ले आती हूँ। ये लीजिए, इस पर दवाई लिख दी है। अंजू डॉक्टर की बात सुनकर दवाइयाँ ले लेती है, साथ ही वो आसपास किसी से बकरी के दूध का पता करती है, लेकिन उसे कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसके फोन पर उसके होने वाले दामाद पुनीत का कॉल आता है और कॉल उठाकर वो बोलती है, हाँ पुनीत बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, पर आपको क्या हुआ? आप मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। मैं भी। नहीं माँ, मुझे बताओ, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हो तो। वो बेटा, ईला की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है, रिपोर्ट्स में डेंगू आया है। माँ, आप अकेले परेशान हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बताना चाहिए था ना, क्योंकि पापा तो दिल्ली से बाहर हैं। आप मुझे अभी बताइए, आप कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल में हैं? मैं अभी आता हूँ। सिटी हॉस्पिटल में हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। पुनीत अंजू की बात सुनकर फटाफट से कुछ ही देर में हॉस्पिटल आ जाता है। वहीं अंजू को कहीं भी बकरी का दूध नहीं मिलता, जिसके बाद वो कुछ फ्रूट्स लेकर अपनी बेटी के रूम में आती है और फ्रूट्स काटकर उसको देती है और बोलती है, ईला, अब कैसा लग रहा है बेटा? थोड़ा ठीक सा लगा कि नहीं? नहीं माँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मुंह एकदम सूखे जा रहा है और शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये ले, तू थोड़े से फल खा ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। माँ, सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। बेटा, ये तो खाना पड़ेगा ना तुझे, ठीक होना है या नहीं? जल्दी से ठीक हो जा, कहीं तेरी सास मना ही ना कर दे शादी को। थोड़ा सा खा तो ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाओगी तुम? अब तो मैं आ गया हूँ, खाना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती। देख, अब पुनीत भी आ गया, उससे शादी करने के लिए ही सही, उसके लिए तो ठीक हो जा। माँ, आप इससे पूछो ही मत, मैं डायरेक्ट ही खिला देता हूँ, क्योंकि इसे खाना तो है ही। ठीक है बेटा, तू इसे खिला, जब तक मैं बकरी के दूध का पता करके आती हूँ। माँ, आपका बेटा नालायक नहीं है। मैं पहले से ही इस बकरी के लिए मेरा मतलब ईला के लिए बकरी का दूध ले आया। आपने मुझे फोन पर बताया था ना, मुझे पता था डेंगू में ये पीते हैं, इसीलिए आपसे बात करने के बाद मैं सबसे पहले ये लेने गया था। देखा मम्मी, आपका दामाद ना बिना बोले ही काम करता है। हाँ देखो माँ, देखो, बोलने के लिए तो कितनी जल्दी मैडम का मुंह खुल गया। अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब खिलाऊंगा पिलाऊंगा इसे। देख ले ईला, मेरा बेटा लाखों में एक है। माँ, इनके आ जाने से आप मुझे मत भूल जाना। माँ, अब आप आराम कर लो और कुछ खा भी लो, बहुत देर से बैठे हो,
मैं ईला के पास हूँ, इसे भी खिला दूंगा। अंजू उसकी बात सुनकर बाहर बैठकर कुछ खा पी लेती है और पुनीत उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिला देता है और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, जान जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पता है दिल कितना घबरा गया था माँ से ये सब बात सुनकर, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे देखकर रो भी रहे हो और अपने आंसू भी छुपा रहे हो। हाँ तो सैड भी ना हूँ अब, मेरे लिए जल्दी ठीक हो जाओ वरना किसी और से शादी कर लूंगा। अभी बताऊं तुम्हें, मेरे अलावा तुम्हारी कोई दूसरी बीवी नहीं बनेगी। तुमसे याद आया, तुम्हारे लिए बकरी का दूध लाया हूँ, इसे पियो चलो। पुनीत इतना बोलकर एक बॉल में चम्मच के सहारे उसे दूध पिलाता है। तभी वो बोलती है, अच्छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। पुनीत जी हटाइए इसे, मुझसे नहीं पिया जा रहा है। ओ मैडम, नो नखरे, ओनली चुपचाप खाओ पियो। मुझे इतनी बदबू आ रही है, मैं इसे कैसे पी जाऊं, प्लीज समझिए। जान मुझे तो पता ही है, मैं तो लेकर ही आया हूँ, बट तुम्हें मेरे लिए इस बकरी के दूध को पीना ही पड़ेगा। जल्दी करो वरना ये खराब हो जाएगा। ये बोलकर पुनीत उसकी नाक थोड़ी सी बंद करके जल्दी से उसे दूध पिलाता है और पीने के बाद वो बोलती है, छी 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 पुनीत जी, मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, क्यों पिला दिया मुझे। नखरे मत करो अब, अगर वोमिट किया ना तो ज्यादा दूध पिलाऊंगा, और सिर्फ बकरी नहीं, ऊंट, हाथी, जेबरा, सारे जानवरों का। चलो अब आराम करो। 4 दिन बीत जाते हैं। अंजू और पुनीत डेली उसका ख्याल रखते हैं। दोनों उसके पास बैठे ही होते हैं कि तभी डॉक्टर आके बोलते हैं, बहुत अच्छा ईला, तुमने तो बाकी डेंगू पेशेंट से ज्यादा जल्दी रिकवर किया है। वेल डन। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी मदर और मेरे फियांसे की वजह से हुआ है। इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। अरे डॉक्टर, मैंने इन्हें जबरदस्ती बकरी का दूध पिलाया है, तब जाकर इतनी ठीक हुई हैं ये। हाँ गुड, रिजल्ट आए हैं। इसका मतलब ये नहीं ईला कि आप खाना पीना कम कर दें, आप खाना पीना इन्हें 1 हफ्ते तक इसी तरह दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, और घर पर कब ले जा सकते हैं? कल ले जाना आप। ये बोलकर पुनीत उसे फिर से बकरी का दूध पिलाता है और वो उसके हाथ से खुद ग्लास लेकर बोलती है, लाइए पुनीत जी, मैं खुद पी लूंगी। इतने दिन से आप मुझे पिला रहे हैं ना, अब मुझे इसकी आदत लग गई है। मैं सपना तो नहीं देख रहा, जरा चूटी काटना। इतना बोलने पर ईला उसे चूटी काटती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने तो सच में मुझे पिंच कर दिया। चलो अच्छी बात है, तुमने खुद पिया, अब मेरे पिलाने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा? माँ दूध। अगले दिन ईला डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। कुछ दिन अंजू उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। दवाई, फल, फ्रूट, बकरी का दूध टाइम पे देती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। उसे बकरी का दूध पीने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो खुद बकरी का दूध लाकर 1 ग्लास एकदम से पी लेती थी, जो उसको अब सूट नहीं कर पाता। ऐसे ही एक दिन दूध पीने के बाद उसका पेट दर्द होने लगता है, जिसके बाद उसे डायरिया की शिकायत हो जाती है और वो बार बार वॉशरूम जाने लगती है। ज्यादा तबीयत खराब होने पर वो खुद से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे, इतना दर्द, ऊपर से बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बोलकर ईला डॉक्टर के पास चली जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके उसे मेडिसिन दे देता है और बाहर आकर वो बोलती है, इसका मतलब ये सब मुझे बकरी का दूध पीने की वजह से हो रहा है। लेकिन वो तो मैं बीमारी में भी पी रही थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वो ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अब मैं नहीं पीऊंगी। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, दवाई खाकर थोड़ा लेट जाती हूँ। अरे नहीं, मुझे अभी वॉशरूम जाना है, क्या करूँ? डॉक्टर के वॉशरूम में जाऊँ उनसे पूछकर। ये बोलकर ईला उल्टे पांव क्लिनिक में जाती है और वहाँ का वॉशरूम यूज करती है। वक्त बीतता है। ईला दुल्हन के जोड़े में सजकर अपने पति पुनीत से पूरे विधि विधान से शादी कर लेती है। दोनों अपने कमरे में थे, जहाँ एक तरफ ईला घूंघट में बैठी थी और पुनीत उसका घूंघट उठा देता है और शर्माते हुए ईला उसे दूध का ग्लास देती है और प्यार से बोलती है, पुनीत जी, गरम गरम पी लीजिए ना। बड़े प्यार से दे रही हो जानू, अभी पीता हूँ। पुनीत उसकी आंखों में देखते देखते वो दूध का एक सिप जैसे ही पीता है,
मुंह बनाकर बोलता है। छी इला, ये क्या बकवास सा, ये तो बकरी का, इसका मतलब तुम मुझे बकरी का दूध पिला रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना रोमांटिक मूड था मेरा और तुमने। आपने भी तो पिलाया था मुझे, अब पता चला कैसा लगता है इसे पीकर। यार तुम बीमार थी और उसमें यही पीते हैं, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर पिलाया है। दिस इज नॉट फेयर। अरे ठीक है, छोटा सा मजाक कर रही थी। जान आओ ना, परेशान नहीं करूंगी अब। अच्छा तो फिर क्या करोगी बताओ? सरप्राइज है जान। इतना बोलकर ईला लाइट्स ऑफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी की सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। प्राची एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी। उसके पिता बाबूलाल और माँ शिवानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। प्राची हमेशा से ही घर का सारा कामकाज बड़े मन लगाकर किया करती थी। आसपास के सभी लोग उसके स्वभाव और गुणों की चर्चा करते ही रहते थे। वक्त बीतता जाता है। उसकी उम्र 25 साल हो गई थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष था। शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आते, पर उसके मंगल दोष की वजह से सभी रिश्ते टूट जाते। सुनिए जी, इतने रिश्ते आते हैं, पर मांगलिक दोष के कारण सब धरा का धरा रह जाता है। कब होगी हमारी बेटी की शादी? सब ताने देते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। भगवान जरूर कुछ अच्छा सोचे होंगे। जी भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तो कब से दुआएं मांगी बैठी हूँ, जल्दी से बस ये रिश्ता पक्का हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्राची के लिए नितिश नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ रुक्मणी ज्योतिष शास्त्र में बहुत आस्था रखती थी। वो अपने घर के सारे काम पारिवारिक पंडित से पूछकर किया करती थी। सब हॉल में बैठकर रिश्ते की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रुक्मणी बोलती है, बाकी सब बातें तो ठीक हैं शिवानी जी, पर मैं बिना नक्षत्र देखे रिश्ता पक्का नहीं करूंगी। हाँ जी ये क्या जरूरी है? जी हाँ, बिना नक्षत्र मिलाए तो कुछ भी नहीं होगा। जरा अपनी बेटी की जन्म तिथि तो बताओ। हाँ अजी 7 सितंबर, वो क्या बोलते हैं 1995, रविवार का दिन था, सुबह के 8 बजे थे। जी ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी प्राची का जन्म तो 6 दिसंबर का है ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अजी पंडित जी, अब जल्दी से बता भी दो कि कितने गुण मिलते हैं मेरे बेटे और प्राची बिटिया के। पंडित कुछ देर कुंडली को पढ़ने और देखने के बाद बोलते हैं, अरे बहुत ही शानदार, 36 के 36 गुण मिलते हैं भाई साहब। सच में? अरे एकदम सही रुक्मणी बहन, इससे अच्छा रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाओ दक्षिणा। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। पर प्राची को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई थी। सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद प्राची बोलती है, माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? आपने मेरा रिश्ता झूठ बोल के पक्का कर दिया। आप जानते हैं ना कि मेरी राशि में मांगलिक दोष है, फिर क्यों रिश्ता पक्का किया आपने? अरे बेटा, हमने जो किया वो तेरी भलाई के लिए किया। अब तेरी शादी बिना टेंशन के हो जाएगी। हाँ बेटा, तेरे पापा जी ने जो भी कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। अब तेरा मंगल दोष हटाने का उपाय मिल गया है मुझे। क्या उपाय? कैसा उपाय माँ? बेटा, पंडित जी ने कहा है हमें पहले तेरी शादी कुत्ते से करवानी होगी, जिससे कि तेरा मंगल दोष कुत्ते पर आ जाएगा और वो मर जाएगा। फिर तेरी शादी हम नितिश से करवा देंगे। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। माँ, पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गली में घूमता आवारा जानवर नहीं हूँ जिसकी शादी आप कुत्ते से करवा देंगे। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। देखो देखो कैसी बातें करती है। अगर इसने नहीं करी ना शादी, तो सच्ची बता रही हूँ, जहर खा लूंगी मैं। माँ, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ऐसा कर देने से मेरा मंगल दोष हट जाएगा और आगे जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रूफ है आपके पास? है तो बताइए। जितना कहती हूँ ना, बस उतना कर। इससे कम और ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी? अपनी माँ की बात सुनकर बेचारी प्राची जबरन ये सब करने के लिए राजी हो जाती है और उसका मंगल दोष उतारने के लिए उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है।
और उसकी शादी उन्हीं के घर के पालतू कुत्ते कोको से करवा दी जाती है। घर के सभी लोग कोको को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दामाद जी, आओ आओ आओ, खाना खा लो, आओ आओ। अरे अरे दामाद जी, अरे आ जाओ। अरे अरे आइए ना। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे किधर ध्यान है? आइए ना दामाद जी। ये सब देखकर प्राची को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी उसकी माँ उसे कहती है, ले बेटा अब तू भी खा ले और रस्म पूरी कर दे, एक साथ खाने की। दामाद जी कितने प्यारे हैं ना। ये क्या कह रही हैं आप माँ? मैं कोका का झूठा खाना खाऊं? शादी कर ली इतना बहुत नहीं है? अरे बेटा, पति है ये तेरे, हमारे दामाद जी ऐसे नाम नहीं लेते अपने पति का। क्या हुआ अगर ये कुत्ता है तो? अरे एक काम क्यों नहीं करती आप? कोका के जैसा पट्टा लाकर मेरे गले में भी डाल दो और बाहर किसी खम्बे से बांध दो मुझे। अरे लाडो, नाराज मत हो, सब तेरे भले के लिए ही तो किया है, तेरा मंगल दोष उतारने के लिए। अब जल्दी से खा ले। मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी माँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। ज्यादा चक्कर मत कर और चुपचाप खा ले, नहीं तो जबरदस्ती खिलाना आता है मुझे। नहीं खाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। शिवानी अपनी बेटी के बार बार मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसे कोको का जूठा खिला देती है। वक्त बीतता है, नितिश और प्राची की शादी का दिन आ जाता है। सारी तैयारियां हो जाती हैं और घर के बाहर नाचती गाती बारात पहुंच जाती है। दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले जाया जाता है। प्राची को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पंडित जी गठबंधन के लिए मंत्र भी पढ़ रहे होते हैं कि तभी वो जोर से बोलती है, ये शादी नहीं हो सकती, रोक दीजिए ये शादी। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर टिकी हो वो रिश्ता कभी सफल नहीं हो सकता। पर क्यों? क्या हुआ? और किस झूठ की बात कर रहे हैं आप सब लोग? मैं एक मांगलिक हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, ऐसा सब लोग कहते हैं मुझे। सभी लोग हैरानी से प्राची की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा? तू मांगलिक है? हे भगवान, तेरे घर वालों ने हमेशा झूठ बोला। लगता है मेरे बेटे को मारने की साजिश रच रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रोक दो ये शादी और बारात वापस ले चलो, कोई शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा मत करो। बस करो माँ, और क्या क्या करोगी आप? मेरा मंगल दोष उतारने के लिए आपने मेरी शादी एक कुत्ते से करवा दी, उसका झूठा खाना खिला दिया मुझे। इतने पे भी आपका मन नहीं भरा जो भिखारियों की तरह मेरे रिश्ते के लिए भीख मांग रही हैं? ये सब बातें सुनकर नितिश बोलता है, क्या ऐसा सब है तुम्हारे साथ? अरे मैं ये अंधविश्वास नहीं मानता। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, अब चाहे बीच में मंगल आए या शनि आए, आई डोंट केयर। अरे मेरे लाल, तू पागल हो गया है क्या? अरे पागल मैं नहीं, आप सब हो गए हैं। और मुझे शादी के बाद का तो पता नहीं, अगर मेरी शादी प्राची से नहीं हुई तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। इस तरह नितिश प्राची से शादी कर लेता है और दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। वक्त के साथ साथ रुक्मणी की सोच में भी परिवर्तन आता है और वो पाखंड को त्याग वास्तविकता में जीना शुरू कर देती है। इस तरह सबको समझ आ जाता है कि दोष इंसान की दकियानुसी सोच में होता है, कुंडली या मांगलिक दोष में नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी मांगलिक बहू? तो क्या आपके आसपास भी इस तरह के लोग और इस तरह की सोच है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।